बारिश की वजह से कई इलाकों में भीषण जाम लग गया। लोग ऑफिस जाने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। वहां सुबह से हो रही बेहिसाब बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जैसे हालात हो गए। बारिश की वजह से दिल्ली के आईटीओ में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऑफिस जाने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई। विकास मार्ग से आईटीओ आने वाली सड़क पर जहां तक नजर गई, गाड़ियों की लंबी कतार लगी दिखी। वहां घंटों तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया। हवा साफ हुई है, उमस से जो है वो लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश दूसरी तरफ आफत भी बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश ने दोपहिया वाहन वालों की मुसीबत बढ़ा दी। वो लोग भीगने से बचने के लिए जगह जगह शेड के नीचे खड़े दिखे। दिल्ली के अक्षरधाम के पास कुछ लोग मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे खड़े नजर आए। बारिश रुकने की उम्मीद में वो घंटों इंतजार करते दिखे। बारिश तो बंद हुई नहीं अभी। अब जा रहे हैं, क्या करें, जाना पड़ेगा। कितनी देर से खड़े थे? 1 घंटा हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे ही हालात देखने को मिले, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 7 दिनों तक बारिश होने की आशंका जताई है। और दिल्ली ही नहीं, उसके करीब हरियाणा के गुरुग्राम में भी आसमान से आफत बरसी। वहां भारी बारिश के बाद पानी भरने से गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर भीषण जाम लग गया। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आईं। और एक सफेद रंग की गाड़ी लबालब पानी में तैरती नजर आई। उस गाड़ी का इंजन ठप होने की वजह से लोग उसे धक्का देकर पानी से निकालने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहां दूसरी गाड़ी को खींच कर ले जा रहे पुलिस वाले भी उस गाड़ी को निकालने में जुट गए। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया। इस वजह से गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर भीषण जाम लगा नजर आया। जहां तक नजर गई, गाड़ियों की लंबी कतार लगी दिखी। कुछ देर की बारिश के बाद ही कई किलोमीटर, करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम इस वक्त हाईवे के ऊपर लगा हुआ है। वहां से गुजरने वाले पानी से बचाकर गाड़ी को आगे बढ़ाते नजर आए। इसके अलावा गुरुग्राम जयपुर हाईवे के पास नरसिंहपुर इलाके में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सड़कों पर चारों तरफ मटमैले पानी का कब्जा दिखाई दिया। इस दौरान एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को खींचकर ले जाते दिखे। उनकी कमर तक पानी भरा नजर आया। उस सड़क पर पानी लबालब होने से कई गाड़ियां खिलौने की तरह तैरती दिखी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। और गुरुग्राम ही नहीं, दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी तेज बारिश के बाद एक हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया। बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि गाजियाबाद के कविनगर इलाके में ज्यादातर सड़कें डूब गई और सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई, जबकि कई हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग भी बेहाल हो गए। और उनमें उस हाउसिंग सोसाइटी में तो मानो बाढ़ ही आ गई हो। मूसलाधार बारिश के बाद उसके बेसमेंट में पानी भर गया और बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों के पहिए बारिश के पानी में डूबे दिखाई दिए। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों का अपनी गाड़ियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लेकिन बेसमेंट ही नहीं, बल्कि उसके मेन गेट के पास भी घुटनों के ऊपर तक पानी भरा नजर आया। ऐसा लगा मानो वो हाउसिंग सोसाइटी किसी नदी के किनारे बनाई गई हो। वहाँ लोगों को उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए पानी में ही चलने को मजबूर होना पड़ा। उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर तो और बुरे हालात देखने को मिले। वहाँ सड़क पर खड़ी एक गाड़ी की सिर्फ छत ही डूबने से बची रही। भारी बारिश के बाद पानी भरने से नाराज लोगों ने उस हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस यानी देखरेख करने वाली टीम के काम पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद नगर निगम पर भी वक्त पर नालों की साफ सफाई न करने का आरोप लगा दिया। और बारिश के बीच गाजियाबाद की ही एक हाउसिंग सोसाइटी के पास बनी पार्किंग के ढहने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद में देर रात जमकर बारिश हुई। इसकी वजह से सुशांत एक्वा इंटीग्रेटेड नाम की सोसाइटी की पार्किंग में पानी भर गया और वो धंस गई। और इसकी वजह से उस पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां दब गईं। कुछ लोगों की गाड़ियां बुरी तरह चकनाचूर हो गईं, जबकि कुछ लोगों की गाड़ियां पिचक गईं। इसके बाद वहां क्रेन बुलाई गई और उस बेसमेंट में फंसी सारी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। इस वक्त हम गाजियाबाद के उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देखें जो पार्किंग है वो ढह गई है। उस पार्किंग से निकाली गई एक गाड़ी कबाड़ बन गई। उस गाड़ी के अंदर मलबा भर गया था। उस गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। इसके अलावा और चारों तरफ से पिचकी भी नजर आई। कुछ लोग उस गाड़ी को धक्का लगाकर थोड़ी दूर तक लाए और फिर अपने हाथों से उसमें भरा मलबा निकालते दिखाई दिए। जैसे ही मैंने देखा कि मेरी गाड़ी आधी नीचे जा चुकी है, ऐसी ही हबला तबरी में मैंने अपने आस पड़ोस में जो भी फ्लैट वाले थे उन्हें बुलाया। गाजियाबाद में देर रात जमकर बारिश हुई। इसके बाद सुशांत एक्वा इंटीग्रेटेड नाम की सोसाइटी के बगल में बनी पार्किंग में पानी भर गया और वो धंस गई। इसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। इस घटना के बाद वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को अपने अपने फ्लैट खाली करने के निर्देश दे दिए। उधर सिक्किम में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। वहां अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसके बाद वहां के एक मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया।
क्योंकि वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता दिखाई दिया। वो इतनी तेजी से नीचे की तरफ आया कि उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। पहाड़ के साथ मिट्टी का ढेर और छोटे छोटे पौधे भी टूटकर नीचे सड़क पर आ गए। इसकी वजह से उस सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से वहां धूल का अंबार लग गया। वहां चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। पहाड़ खिसकने की यह घटना उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी के पास बने पुल के पास हुई। इसके बाद उस इलाके में दहशत मच गई और लोग इस पुल को हुए नुकसान की वजह से परेशान हो गए, क्योंकि ये पुल उनके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने की एकमात्र कड़ी है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से तीस्ता नदी भी उफान पर आ गई और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां नदी किनारे रहने वाले लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि गंगा और यमुना नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और इसकी वजह से लोगों का अपने मकानों से निकलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके मकानों के आगे घुटनों तक पानी भर गया। वहां जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कों का तो दूर दूर तक नामो निशान मिट गया। ऐसा लगा मानो पूरा इलाका ही नदी पर बसा हो। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक तीसरी बार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। इससे पहले भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से उनको काफी परेशानी हुई थी और इस बार दोबारा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान जताया गया कि जिस तरह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में मुसीबत और बढ़ सकती है। बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, यहाँ पे आने जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद फिर प्रदूषण बहुत फैल जाता है। इसके बाद जब जाती है गंगा जी का स्तर कम होता है, यहाँ प्रदूषण बहुत हो जाता है। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के बाद गंगा और यमुना नदी के जलस्तर की निगरानी शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई और प्रयागराज में बनाई गई 80 से ज्यादा बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में कुछ दिन पहले बनी एक सड़क एक ट्रैक्टर के गुजरते ही धंस गई। जानकारी के मुताबिक वो सड़क 28 जुलाई को बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही जब वो ट्रैक्टर वहां से गुजरा तो उस सड़क का एक हिस्सा धंस गया और इसके बाद लोग भड़क गए। एक आदमी उस सड़क को अपने हाथों से उखाड़ता नजर आया। मतलब वो सड़क इतनी कमजोर बनाई गई कि वो हाथों से ही उखड़ गई। उन लोगों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और इस सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार ने इस सड़क को बनाने में लापरवाही की। उनके मुताबिक सड़क बनाने के लिए 3 से 4 इंच गिट्टी भी नहीं डाली गई। इसमें 4 इंच भी या 3 इंच भी गिट्टी नहीं पड़ी हुई है। यही वजह रही कि ट्रैक्टर के गुजरते ही सड़क का एक हिस्सा धंस गया। ट्रैक्टर आज इस पे निकला है और ये रोड बैठ गई है और ये परसों रोड बन के तैयार हुई है। उन लोगों के मुताबिक ये सड़क 28 जुलाई को बनकर तैयार हुई थी। कई गाड़ियां भी यहां से गुजरी, लेकिन 2 दिन बाद ही उस ट्रैक्टर के गुजरने से इस नई सड़क का यह हाल हो गया। लोगों ने दावा किया कि ये सड़क इतने खराब तरीके से बनाई गई कि महज 2 दिन में ही ये उखड़ गई। इधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति 2 दिन तक नदी के पास मौजूद एक टापू पर फंसे रहे। बताया गया कि वो नदी के पास भैंस चराने के लिए गए थे। इस बीच बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से बेतवा नाम की उस नदी में उफान आ गया, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया और वो बुजुर्ग व्यक्ति नदी की दूसरी तरफ उस टापू पर फंसे नजर आए। उनके फंसे होने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। उसके बाद राहत बचाव दल को बुलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद राहत बचाव की टीम ने एक नाव की मदद से उन्हें बाहर निकाल लिया। कैसा लगा दादा? क्या खाओ आपने उधर 2 दिन? कुछ नहीं। उन्हें टापू से निकालने के बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की। हालांकि उस दौरान उन्होंने राहत की सांस लेते हुए राहत बचाव दल का शुक्रिया किया। उस बुजुर्ग व्यक्ति को सुरक्षित देखकर लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो गोवर्धन सरकार की जय। हैरान कर देने वाला ये मामला ललितपुर जिले में मौजूद जखौरा थाना इलाके के बसवा नाम के गांव का रहा। वहां कुछ दिन पहले वो व्यक्ति बेतवा नाम की एक नदी के पास भैंस चराने गए थे, लेकिन अचानक एक बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से वो नदी उफान पर आ गई। यही वजह रही कि वो बुजुर्ग व्यक्ति नदी के पास एक टापू पर फंस गए, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि कई मकानों के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कों पर चारों तरफ मटमैले पानी का कब्जा नजर आया। वहां से गुजरने वालों की हालत खराब दिखी। उनकी कमर तक पानी भरा नजर आया। आसपास के 8-10 गांवों में इस पानी की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार हुई बारिश की वजह से कई गांव तबाह हो गए। सबसे ज्यादा तबाही सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल नाम के गांव में हुई।
वहां रहने वाले लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इस बीच कुछ लोग अनाज और जानवरों के चारे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते नजर आए। छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए परेशानी है, लाइट की दिक्कत है, जानवरों की परेशानी है और वहाँ पे सब जैसे अनाज चारा पानी सब बह गया। बाढ़ का पानी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी आफत बन गया। इस बीच कुछ लोग घरेलू जानवरों को टीन शेड की मदद से नदी पार कराते दिखे। इस दौरान नदी में पानी का बहाव काफी तेज रहा। उनके मकानों में पानी भरने से चारों तरफ कोहराम मच गया। उस गांव की सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इस बीच लोग अपनी मोटरसाइकिलों को ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों में रखकर ले जाते नजर आए। और सवाई माधोपुर में जारी बारिश के बीच वहां राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी पानी के बीच फंस गई। वहां लगातार हुई भारी बारिश की वजह से सुरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया और ज्यादातर निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर पहुंच गए और सड़क पार करते वक्त उफनते सैलाब में उनकी गाड़ी फंस गई। इसके बाद उनकी गाड़ी को पानी से बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर की मदद ली गई। पहले उनकी गाड़ी के आगे वाले हिस्से पर जंजीर बांध दी गई और उस जंजीर के दूसरे हिस्से को उस ट्रैक्टर से बांध दिया गया। फिर वहां आगे आगे वो ट्रैक्टर चलता रहा और पीछे से किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी को खींचता नजर आया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से 10 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए। वहाँ सड़कें भी बारिश के पानी में डूब गईं और वहाँ ताकतवर लहरें बहती थी। ऐसे में लोगों का रास्ता पार करना भी मुश्किल हो गया। इसके साथ ही घरेलू जानवरों को रखने के लिए लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। इधर राजस्थान की बूंदी में झीलों का पानी कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। वहां भारी बारिश के बाद झीलों का पानी खोल दिया गया और इससे आसपास के नाले उफान पर आ गए और वहां सड़कों पर सैलाब नजर आया। सड़कों और नालों का अंतर ही मिट गया। उस गंदे पानी से गुजरने को लोग मजबूर हो गए। राजस्थान के बूंदी जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। दुकानों के बाहर कई फीट पानी भरा नजर आया, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पानी की तेज लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई उफनती नदी बह रही हो। इस दौरान पानी का बहाव तेज होने की वजह से लोगों की मोटरसाइकिलें फंसती नजर आईं। वो उसे खींचकर रास्ता पार करते दिखे। तो नवल सागर झील और जेल सागर झील में पानी की निकासी हो रही है, जिसके चलते बूंदी शहर में जगह जगह पानी का भराव हो गया है। बूंदी जिले के अलग अलग इलाकों की ऐसी ही हालत नजर आई। वहां सड़क पार करने वालों की परेशानी बढ़ गई। नाले उफान पर आने से चारों तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। इस बीच पैदल चलने वालों के लिए तो आफत ही आ गई। वो सड़क पर संभल कर चलते नजर आए। उस मटमैले पानी से गुजरने को वो मजबूर हो गए। सड़कों पर जलभराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी धीमी हो गई। उधर राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई। वहां लोगों ने आशंका जताई कि ऐसे ही जल स्तर बढ़ता रहा तो चंबल नदी पर बना पुराना पुल भी इसकी चपेट में आ जाएगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि खेत से लेकर रिहायशी इलाके तक बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। वहां एक जगह पर तो एक मकान की छत ही दिखाई दी, जबकि उसका पूरा हिस्सा पानी में समा गया। पानी भर चुका है, लोग बाग अपना सामान लेके टीले पर पहुंच गए हैं। रिहायशी इलाके डूबने की वजह से कुछ लोगों को अपना मकान तक छोड़ना पड़ा। उन्होंने रहने के लिए तिरपाल का सहारा लिया। उन्होंने तिरपाल के एक हिस्से को दीवार की तरह इस्तेमाल किया तो दूसरा हिस्सा उनके लिए छत बन गई। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई और वहां 6 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। सरमथुरा और राजाखेड़ा समेत कई दूसरे इलाकों में तो सड़कें भी लबालब हो गईं। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद कोटा बैराज से एक साथ लाखों लीटर पानी छोड़ा गया। मतलब कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी और चंबल नदी के पानी ने कोहराम मचा दिया। इसी बीच धौलपुर के जिलाधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। जिन जिन गाँव में पानी आने की संभावना है तो हमने लिस्ट तैयार की है। वहाँ के गाँव के लोगों को हमने सचेत कर दिया। तो उन लोगों से अपील है कि भाई आप जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए। धौलपुर के बाढ़ के खतरे को देखते हुए सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। लेकिन सिर्फ धौलपुर ही नहीं बल्कि चंबल नदी में आई बाढ़ उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई। वहां ज्यादातर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। इधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 24 घंटे से पानी में फंसी 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। वहां लगातार हुई भारी बारिश की वजह से बरांज नदी में उफान आ गया और नदी के किनारे गई वो बुजुर्ग फंस गई। इसकी जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव अभियान चलाया और एसडीआरएफ के जवान उन्हें उफनते सैलाब से बचाने में कामयाब रहे। नरसिंहपुर में बड़ी संख्या में एसडीआरएफ के जवान बरांज नदी के किनारे पहुंचे और एक नाव पर सवार होकर वो नदी पार करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां गांव के भी कई लोग मौजूद दिखे। बताया गया कि नदी के तेज बहाव में 24 घंटे में फंसी उस बुजुर्ग को बचाने में एसडीआरएफ के जवानों को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया।
राहत बचाव अभियान के दौरान उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाइफ सेफ्टी जैकेट भी पहनाई गई। इसके बाद वो जवान उन्हें लेकर नदी के किनारे सुरक्षित लौट गए। वो उन जवानों के साथ नाव पर बैठी नजर आई। इस दौरान वो ठंड से कपकपाती भी दिखाई दी। तभी उनमें एक जवान ने उन्हें पकड़ा और अपनी गोद में उठाकर उन्हें ले जाते नजर आए। इधर दिल्ली में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने वहां अगले 7 दिन तक बारिश होने का अनुमान जताया। बारिश का असर प्रदूषण पर भी पड़ा। बताया गया कि इस बार जुलाई महीने में दिल्ली की हवा पिछले 10 साल के जुलाई महीनों में सबसे साफ रही। राजस्थान के टोंक में सैलाब में डूबी सड़क को पार करने की कोशिश में लोगों से भरी एक बस फंस गई। बस में 40 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। सूचना मिलने पर राहत बचाव टीम ने बुलडोजर के जरिए उस बस को बाहर निकाला। राजस्थान के टोंक में हुई बेहिसाब बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। वहां मौजूद वनस्थली स्कूल में भी पानी भर गया, जिसके बाद पूरे स्टाफ को खुदाई करने वाली मशीन में बिठाकर बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश की वजह से एक अंडरपास में पानी भर गया और पुलिस की एक गाड़ी उसमें फंस गई। पुलिस वालों पर आरोप लगा कि मना करने के बावजूद उन्होंने गाड़ी को पानी में उतार दिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के दौसा में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां कई लोगों के मकानों और दुकानों में पानी घुस गया। इसके अलावा कई रास्ते भी बंद हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लात घूंसे चले और जमकर पत्थरबाजी की गई। बताया गया कि झगड़े की शुरुआत स्कूल में बच्चों के बीच कहासुनी से शुरू हुई। आरोप लगा कि दलित समुदाय के कुछ बच्चों को जाति सूचक शब्द कहे गए। इसी के बाद पहले बच्चों के बीच मारपीट हुई और फिर उनके परिवार वाले भी आपस में भिड़ गए और भिड़े भी ऐसे कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों के लोगों ने पत्थरों से हमला बोल दिया। इसके बाद तो चीख पुकार मच गई। मारो मारो मारो, बाबा के लग गए मेरे के। दो खून बताओ। सही है एक गुट के लोग मकानों की छतों से ईंट और पत्थर बरसाते दिखे तो दूसरे गुट के लोग जमीन से पलटवार करते नजर आए। इस दौरान गाली गलौज भी लगातार जारी रही। दंग कर देने वाला मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहा। वहां सराय छबीला नाम के गांव में हिंसक झड़प से सनसनी मच गई। बताया गया कि झगड़े की शुरुआत गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच बहस से हुई। आरोप लगा कि कुछ छात्रों ने दलित समुदाय के बच्चों को जाति सूचक शब्द कह दिए। के बाद तो छात्रों के दोनों गुटों में झगड़ा हो गया और झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। और इसकी जानकारी जब उन बच्चों के घर वालों को हुई तो वो भी एक दूसरे पर टूट पड़े। वहां हाथापाई और पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद तनाव बढ़ने पर इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इधर महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन लोगों पर इल्जाम लगाए गए थे, जांच एजेंसियां उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई, इसीलिए उन्हें संदेह का फायदा मिलना चाहिए। यानी ठोस सबूत न होने की वजह से मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। उस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली और जांच एजेंसियों की तरफ से पेश किए गए सबूतों और दलीलों को परखा गया। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन जांच में यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया था। ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने ही बम बनाया था। कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में ठोस सबूतों का अभाव बताया और सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुना दिया। एनआईए कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो कोर्ट रूम खचाखच भरा था। जिस वक्त जज फैसला पढ़ रहे थे उस वक्त धमाके की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिर झुकाकर सुनती रही। इसी तरह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपी भी चुपचाप कोर्ट रूम में बैठकर जज के फैसले को सुनते रहे। फैसला सुनने के बाद सभी के चेहरे पर 17 साल लंबी लड़ाई के खत्म होने का सुकून दिखाई दिया और सभी आरोपी खुशी जाहिर करते हुए कोर्ट से बाहर निकले। इस केस का फैसला इसी साल 8 मई को आने वाला था, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। साल 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने साल 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 17 साल बाद एनआईए कोर्ट के फैसले पर बम धमाके में अपने परिजनों को खोने वाले लोगों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यह आरोप लगाया कि 17 साल बाद भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इतना ही नहीं,
कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सारे सबूतों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार ने एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी ऐलान कर दिया। 29 सितंबर 2008 को रात के करीब 9:30 बजे मालेगांव चौक के पास शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने एक मोटरसाइकिल में तेज धमाका हुआ था। जिस जगह धमाका हुआ था वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक मस्जिद भी मौजूद थी। रमजान के आखिरी दिन मालेगांव की उस मस्जिद के करीब लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी और इसीलिए ब्लास्ट होते हुए वहां अफरा तफरी मच गई थी। मोटरसाइकिल के परखचे उड़ गए थे। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। शुरुआती जांच के बाद एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया था। एनआईए ने कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी और अपनी जांच को सही साबित करने के लिए एनआईए ने कोर्ट में 323 सरकारी गवाह और 10,000 से ज्यादा सबूत पेश किए थे। हालांकि 17 साल तक चली इस सुनवाई के दौरान लगभग 40 गवाह अपने बयानों से पलट गए थे। एनआईए कोर्ट से बरी होने की खबर मिलते ही सभी 7 आरोपियों के चाहने वाले जश्न में डूब गए और मालेगांव, पुणे, भोपाल और अयोध्या तक जश्न मनाया गया। मालेगांव केस में आरोपियों के बरी होने की खबर मिलते ही मालेगांव की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर गए, ढोल की थाप पर डांस किया और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। नाचते गाते और झूमते हुए लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। हाथों में साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर लेकर उनके समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। हिंदू धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, भारत माता की जय। मालेगांव की तरह महाराष्ट्र के पुणे से भी जश्न की तस्वीरें आई। वहां कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर के बाहर लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिली सफलता में कर्नल पुरोहित के पड़ोसी भी शामिल हुए। काफी आनंदोत्सव है। मालेगांव धमाके की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा के घर भी खुशियां मनाई गई। साध्वी प्रज्ञा के परिवार के लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इधर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी मालेगांव केस में आरोपियों को बरी किए जाने के बाद जश्न मनाया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने लड्डू का भोग लगाया और लोगों में प्रसाद बांटा। उधर जेएनयू में वेज और नॉनवेज खाने को लेकर हंगामा हो गया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वेज और नॉनवेज खाने को लेकर विवाद गहरा गया। माही मांडवी छात्रावास में वेज खाना खाने वाले छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके भोजन की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी में मेस में नॉनवेज और वेज भोजन एक ही बर्तनों में तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों ने कोटला गंगा नाम के 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मुठभेड़ के दौरान मार गिराने का दावा किया। इस दौरान सुरक्षा बल ने नक्सलियों के ठिकानों से हथियार और विस्फोटक बरामद किए। इसके अलावा सुरक्षा बल ने बीजापुर में 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी समेत 6 नक्सलियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद कैंपस में एक बार फिर से महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। दारुल उलूम देवबंद परिसर में इसे लेकर एक नोटिस भी लगा दिया गया। महिलाओं पर बैन लगाने के साथ ही कैंपस में वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट के सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए। ये परियोजना बगलिहार और सलाल जल परियोजनाओं के बीच बनेगी। इसके तहत करीब 192 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसमें 3 सुरंगों से नदी के पानी की दिशा को मोड़ा जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रोन के नाम पर दहशत मचाने वाले गैंग से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम शोएब और शाकिब हैं। आरोप लगाया गया कि वो दोनों सनसनी फैलाने के लिए कबूतरों के गर्दन और पैरों में लाल और नीली लाइट बांधकर उन्हें आसमान में उड़ाते थे। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर में रात के अंधेरे में आसमान में संदिग्ध चीजों के उड़ने की वजह से जिले के कई इलाकों में दहशत मची हुई थी। इन अनजाने डर से लोगों की नींद उड़ी हुई थी। लोगों ने गांव की रखवाली शुरू कर दी थी। किसी बड़ी साजिश की आशंका तक जताई जा रही थी। इसीलिए पुलिस आसमान में उड़ने वाली रहस्यमयी चीजों की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। और कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस ने इलाके में रहने वाले शोएब और शाकिब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 2 कबूतर बरामद करने का दावा किया। उन दोनों कबूतरों के पैरों और गर्दन पर लाल और हरी लाइटें बांधी गई थी। पुलिस ने शोएब और शाकिब से पूछताछ के बाद ये दावा किया कि वो दोनों रात के वक्त इन कबूतरों को उड़ाते थे ताकि इलाके में सनसनी के साथ लोगों में डर पैदा किया जा सके। डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे
तथा ये कबूतर को बांध करके, कबूतर के गले और पैर में बांध करके इस शोएब और साकिब कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाले लोगों ने रात के वक्त आसमान में ड्रोन देखे जाने का दावा किया था। किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जाने लगी थी। इसी वजह से कई गांवों में लोग रात में लाठी लेकर गश्त करने लगे थे। हर गली में पहरेदारी शुरू हो गई थी। लाइट जलती हुई एक वस्तु दिखाई देती है जिसको ड्रोन समझ करके जो है जब अफवाह फैली। पुलिस ने दावा किया कि इलाके में ड्रोन की अफवाह फैले होने का शाकिब और शोएब ने फायदा उठाया। आरोप लगाया गया कि दोनों ने दहशत फैलाने के लिए कबूतरों के गले और पैरों में लाइटें बांधकर उड़ाना शुरू कर दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली का कनेक्शन काटने पहुंचे लाइनमैन को ही कुछ लोगों ने बंधक बना लिया। बताया गया कि वो लाइनमैन किसी प्राइवेट कंपनी का था जिसे बिजली विभाग ने बिजली की लाइन काटने के लिए भेजा था। लेकिन जैसे ही उसने जौनपुर की कांचीराम कॉलोनी की बिजली की लाइन काटी, वहां के लोग भड़क गए और उन्होंने उस लाइनमैन को बंधक बना लिया। उन लोगों ने उसके कपड़े फाड़े और उसे एक खंबे से बांध दिया। हम कह रहे हैं कौन अधिकारी रहा? जैसे ही उस कर्मचारी ने अधिकारी का नाम बताया, वो लोग और भड़क गए। उन्होंने उस कर्मचारी से अधिकारी से बात कराने के लिए कहना शुरू कर दिया। राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह? तो रूम नंबर 7 पर राजकुमार सिंह के? नहीं। तब कैसे तू फोन पहले? बताया गया कि यह हंगामा काफी देर तक चला। इसके बाद बिजली विभाग के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे, जिन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह उस लाइनमैन को आजाद कराया। इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जलालुद्दीन उर्फ चांगुर बाबा ने नसरीन और नवीन पर सारा दोष मढ़ दिया। चांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से 5 जुलाई को नसरीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। चांगुर बाबा पर यूपी के कई जिलों समेत देश के कई राज्यों में अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने का आरोप लगाया गया था। सूत्रों ने बताया कि ईडी की पूछताछ में चांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने के लिए लगातार नवीन और नसरीन का नाम लिया। मतलब ये कि खुद को फंसता देख चांगुर बाबा ने अपने करीबियों को गिरोह का मास्टरमाइंड बता दिया। जबकि इससे पहले पूछताछ के दौरान चांगुर बाबा की करीबी रही नसरीन ने पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड चांगुर बाबा को ही बताया था। सूत्रों के मुताबिक नसरीन ने कबूल किया था कि उसने और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने चांगुर बाबा के कहने पर देश के कई राज्यों तक अवैध धर्मांतरण के गिरोह का नेटवर्क तैयार किया था। लेकिन इस मामले में चांगुर बाबा से पूछताछ के दौरान मामला पलटता दिखा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ईडी के सवालों के जवाब में चांगुर बाबा ने बताया कि खाड़ी देशों से आए पैसों का पूरा हिसाब किताब नसरीन और उसके पति नवीन या जमालुद्दीन ही संभालते थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में चांगुर बाबा ने खुद को और अपने बेटे महबूब को बचाने की कोशिश की। सूत्र बताते हैं कि चांगुर बाबा ने दावा किया कि वो और उनका बेटा केवल धर्म का प्रचार करते थे और उनके पास विदेशी फंडिंग के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में पैसों के लेन देन से जुड़े ज्यादातर सवालों पर चांगुर बाबा ने या तो चुप्पी साध ली या फिर ये दावा किया कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए हिसाब किताब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उधर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में पकड़ी गई शमा परवीन का इतिहास खंगालने के लिए गुजरात एटीएस की टीम झारखंड के कोडरमा जिले में पहुंच गई। शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ साल पहले उसका परिवार कोडरमा में ही रह रहा था। बताया गया कि पिता की मौत के बाद साल 2019 में शमा बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कोडरमा में मौजूद घर उसने नहीं बेचा था, उसे किराए पर दे दिया गया था। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन के पड़ोसियों से पूछताछ की ताकि उसके बारे में हर एक जानकारी जुटाई जा सके। शमा पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया पर अलकायदा से जुड़े वीडियो शेयर कर लोगों को उकसाने का काम करती थी। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि वो देश के अलग अलग शहरों के कई लड़कों को अपने गिरोह में शामिल कर उनके जरिए आतंकी सोच बढ़ाने के काम में जुटी थी। शमा परवीन समेत इस गिरोह में 5 सदस्य पकड़े जा चुके हैं और गुजरात एटीएस धीरे धीरे उन पर शिकंजा मजबूत करने में जुट गई। इसी कड़ी में उसकी एक टीम कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के असनाबाद इलाके में पहुंची, क्योंकि आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार शमा परवीन पहले वहीं रहा करती थी। लेकिन बताया गया कि 6 साल पहले शमा ने अपने घर को किराए पर दे दिया था और खुद परिवार के साथ बेंगलुरु चली गई थी। जांच टीम ने शमा परवीन के घर में किराए पर रह रहे लोगों और उसके पड़ोसियों से पूछताछ की। हालांकि गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुट गई है कि शमा अलकायदा के संपर्क में कब आई। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन के पड़ोसियों ने बताया कि वो शुरू से कट्टरपंथी सोच रखती थी। उनके घर के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी सकते में है। वहीं बता दें कि स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी है। और कैसे उसने कई लड़कों को अपने जाल में फंसाकर सोशल मीडिया पर जिहादी सोच फैलाने का काम शुरू किया। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या से सनसनी मच गई।
लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में चकबंदी विभाग के कर्मचारी की आत्महत्या करने की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक उनके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया और पुलिस ने उस सुसाइड नोट की जांच करवाने की बात कही। राजकुमार सिंह नाम के वो कर्मचारी पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी बताए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने सुहेल और मल्लू नाम के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है और उसी मामले में उन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लूट के आरोप में 25,000 के एक इनामी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश में जुटी थी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अखिलेश पर चुप्पी साधने का आरोप लगाकर निशाना साधा। जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, इज्जत के लिए अपनी बात को उठा नहीं सकता, और पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में क्या ही उठाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में करंट लगने से एक लड़के की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। वहां बवाल कर रहे लोगों ने मुआवजे की मांग शुरू कर दी। सड़क जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हंगामा कर रहे लोगों के मुताबिक राकेश शाह नाम का वो लड़का संजीव पांडे नाम के व्यक्ति के घर बिजली के तारों की मरम्मत के लिए गया था, लेकिन लोगों के मुताबिक वो वहां करंट की चपेट में आ गया। राकेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अस्पताल से लौटते वक्त लोगों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया और जब पुलिस की टीम प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने बुझाने पहुंची तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों ने भी पुलिस की टीम पर हमला किया। किसी ने पत्थर बरसाए तो कोई प्लास्टिक के डिब्बों और दूसरे सामान से पुलिस वालों पर हमला करता दिखा। अफरा तफरी के बीच पुलिस वाले जान बचाकर पीछे की तरफ भागते दिखे, क्योंकि गुस्साए लोगों के सिर पर मानो खून सवार हो। भीड़ ने मुआवजे और अन्य की मांग शुरू कर दी। मौके पर एसडीएम पहुंच थी, सीओ पहुंच थी और अन्य कई थानों के पुलिस बल के द्वारा काफी प्रयास किया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी उपद्रव कर रही भीड़ की तरफ लाठियां भांजते हुए बढ़े। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, सभी को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जब मामला शांत हुआ तो डीएसपी के साथ कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी। इस दौरान गुस्से में तमतमाए डीएसपी उन लोगों पर चीखते चिल्लाते दिखे। अगर जवान के पक्के नहीं होते, 18 साल में डीएसपी नहीं होते, समझ रहे हो ना? ठीक है सर, हम बोल जिस समाज से तुम उसी समाज से हम भी है। खांगल कर देंगे, ठीक है, खांगल कर देंगे। काफी समझाने बुझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खत्म किया और शव का अंतिम संस्कार किया। इधर दिल्ली के गाजीपुर इलाके में उस वक्त हाहाकार मच गया जब मोमोज खाने को लेकर हुए मामूली झगड़े की वजह से 28 साल के विकास नाम के व्यक्ति की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि कुछ रोज पहले विकास सलमान नाम के एक व्यक्ति के पास मोमोज खाने गए थे। सूत्रों ने बताया कि उसी दौरान सलमान और विकास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस झगड़े के 2 दिन बाद विकास अपने कुछ साथियों के साथ सलमान को सबक सिखाने पहुंचे। इसके बाद उनके बीच एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया था और आरोप लगाया गया कि उसी झगड़े के दौरान सलमान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विकास की चाकू मारकर हत्या कर दी। विकास की हत्या से उनके घर में कोहराम मच गया। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रहने वाले विकास कुछ रोज पहले सलमान के पास मोमोज खाने गए थे। दावा किया गया कि उसी दौरान किसी बात पर उनका सलमान के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ था 2-3 दिन पहले सलमान नाम के युवक के साथ, जब मोमोज खाने को लेकर ये झगड़ा हुआ था। उसके बाद झगड़ा शांत हो गया था। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन बाद विकास अपने साथियों के साथ सलमान को सबक सिखाने के लिए गए थे, जिससे एक बार फिर उनके बीच झगड़ा हुआ। दावा किया गया कि उसी झगड़े में सलमान और उनके दोस्तों ने विकास की चाकू मारकर हत्या कर दी, लेकिन विकास के परिवार ने पुलिस के दावे को नकार दिया। उनके मुताबिक ऑफिस से घर आने के दौरान विकास की कार से एक बाइक की मामूली टक्कर हुई थी। उसी बात पर उनकी कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई थी। ऑफिस से अपना आ रहा था और ऑफिस से आते हुए कहीं पे हल्का सा कोई आई थिंक बंदे को बाइक लगी या कुछ ऐसा हुआ मोड़ के पास। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में सलमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हिट एंड रन के एक मामले से दहशत मच गई। वहां वीवीआईपी स्टिकर वाली एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को ऐसी टक्कर मारी कि वो उछलकर 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे जा गिरा।
पुलिस के मुताबिक विधायक के स्टिकर वाली वो गाड़ी कुछ लड़के चला रहे थे, जिन्होंने पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी और फिर मोटरसाइकिल पर बैठे उस आदमी को हवा में उछाल दिया और टक्कर लगते ही वो आदमी उस पुल से सीधे 30 फीट नीचे जाकर गिरा। इससे वो बुरी तरह घायल हो गया। उसका पूरा चेहरा खूनम खून हो गया। आसपास के लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। यह हादसा इतना भयानक था कि फौरन उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान वो गाड़ी भी वहीं खड़ी दिखाई दी जिससे मोटरसाइकिल सवार उस आदमी को टक्कर मारी गई थी। उस गाड़ी पर वीवीआईपी का स्टिकर लगा नजर आया। गाड़ी के शीशे पर विधायक भी लिखा दिखाई दिया। टक्कर की वजह से उस गाड़ी का हुलिया भी बिगड़ गया। उसका शीशा टूट गया और आगे वाला हिस्सा भी टूट फूट गया। उस गाड़ी के अंदर बियर की केन और खाने पीने का सामान भी पड़ा दिखा, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि गाड़ी चलाने वाले नशे में धुत थे। हालांकि दावा किया गया कि टक्कर लगते ही वो लड़के गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए, इसीलिए पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिया कि गाड़ी के मालिक की पहचान कर ली गई और आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश की इटावा में छात्रों से मारपीट और शर्मनाक हरकत करने के आरोप में हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। छात्रों के परिवार वालों के मुताबिक हेडमास्टर ने स्कूल के कई छात्रों को सजा के तौर पर अपने सामने डांस करने के लिए कहा। कई बच्चों को इतनी देर तक मुर्गा बनाया कि वो बेहोश हो गए। इसके अलावा उन पर कई बच्चों को बेल्ट से भी पीटने का आरोप लगा। साथ ही कुछ बच्चों ने ये आरोप भी लगाया कि हेडमास्टर कई बार उनके सामने बैठकर स्कूल में ही सिगरेट और बीड़ी पीते थे। इन्हीं सब शिकायतों को बाद में जिले के उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, क्योंकि उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने स्कूल में ही अपना अड्डा बना रखा था, जहां वो बच्चों के सामने ही सिगरेट पीते भी नजर आए। छात्रों के परिवार वालों के मुताबिक हेडमास्टर ने स्कूल के छात्रों को बेल्ट से बुरी तरह पीटा। इसके बाद जब बच्चों के परिवार के लोग शिकायत के लिए स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर उनके सामने भी बेल्ट लहराते नजर आए। कल पता चले तो गेट खोल रहे। अच्छा और कछु शिकायत करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर ने कई बार छात्रों के सामने सिगरेट पी और उनमें कई छात्रों को तो अपने सामने डांस करने के लिए भी मजबूर किया था। इन शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई उन पे चल रही है, थाने में निरुद्ध हो गए हैं और हमारे यहाँ से विभागीय कार्रवाई करते हुए बीओ की आख्या लेकर के हमने उन्हें निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस बीच दिल्ली से ओडिशा जा रहे एक विमान में हंगामा मच गया। दिल्ली से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तब हंगामा हो गया जब विमान में एक अतिरिक्त यात्री के यात्रा करने का पता चला। इसके बाद पायलट ने तुरंत एयरलाइन को इसकी जानकारी दी। बाद में पता चला कि वो यात्री गलती से भुवनेश्वर जाने वाले विमान में चढ़ गया था। इस मामले में एयर इंडिया ने जांच के आदेश दे दिए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। दिल्ली होम गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में तैनात एसबीके सिंह अगला आदेश जारी होने तक इस पद पर बने रहेंगे। शशि भूषण कुमार सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा की जगह ली। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड शुरू करने का फैसला किया। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, असिता और बांसेरा में यमुना घाटों पर हॉट एयर बलून की सवारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस योजना को शुरू करने का फैसला किया गया। गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। राहत की बात यह रही कि भूकंप में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। गुजरात का कच्छ जिला वेरी हाई रिस्क सीस्मिक जोन में आता है। 2001 में वहां 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक मगरमच्छ की आबादी वाले इलाके में घुसने से दहशत फैल गई। घटना धौरहरा थाना क्षेत्र की रही। हालांकि लोगों ने उस मगरमच्छ को किसी तरह रस्सी में जकड़ लिया और बाद में वन विभाग के हवाले कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। बताया गया कि वो कार गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ से आई और हाईवे पर सड़क के किनारे खड़ी 2 गाड़ियों से टकरा गई और इस टक्कर की आवाज इतनी जोरदार हुई कि इसे सुनकर आसपास खड़े लोग घबरा गए। इस टक्कर से पहले वो कार सड़क पर फिसलती नजर आई। इसके बाद वो अपनी बाईं तरफ मुड़ी और सड़क के किनारे खड़ी उन 2 गाड़ियों से टकराती दिखाई दी। इस दौरान ऐसा लगा मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन शूट किया जा रहा हो। उस कार के उन दोनों गाड़ियों से टकराते ही वहां धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। फिर तो थोड़ी देर तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया। इसके बाद इस भीषण टक्कर को देखकर बड़ी संख्या में लोग उन गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े। यहाँ से 50 मीटर दूर से स्किड करती हुई आई और आते हुए यहाँ पे 2 गाड़ियों में ठुकी है। ये 2 गाड़ियाँ उधर
यह हादसा हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर हुआ। वहां नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट का काम देखने वाले मैनेजर ने उस कार ड्राइवर के नशे में होने की आशंका जताई। बताया गया कि उसमें 4 लोग सवार थे और इस हादसे में वो घायल हो गए। इधर राजस्थान के 12 जिले में एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज के परिवार वालों और एक डॉक्टर के बीच कहासुनी हो गई। उस मरीज के परिजनों के मुताबिक उन्होंने एक डॉक्टर के बारे में पूछा, लेकिन उस वक्त वो डॉक्टर मौजूद नहीं थी। बताया गया कि इसके बाद उन्होंने एक दूसरी डॉक्टर को दिखाना चाहा, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उस दूसरी डॉक्टर ने उनकी मरीज को देखने से मना कर दिया। हालांकि उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों को उस डॉक्टर ने खारिज कर दिया और इन्हीं आरोपों को लेकर वहां बहस शुरू हो गई। आप देखो पेशेंट को, से बोलिए, ये कोई तरीका है क्या? आप ड्यूटी पे हो, पेशेंट को क्यों नहीं देख रहे आप? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बोलो। उस सरकारी अस्पताल में उस मरीज के परिवार वाले उस दूसरी डॉक्टर से सवाल पूछते सुनाई दिए। इसके बाद उस दूसरी डॉक्टर ने भी अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप पेशेंट को क्यों नहीं देख रहे? आपको दिखाना है ना, बुलाइए। वहाँ उस मरीज के परिवार और उस दूसरी डॉक्टर के बीच काफी देर तक कहासुनी चलती रही। आप देखने से मना कर रहे हैं पेशेंट को, तो फिर क्यों नहीं देख रहे आप? आप ये पर्चा लीजिए। ये मामला 12 के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल का बताया गया। उस मरीज के परिवार के मुताबिक वो वीनू कतियाल नाम की एक डॉक्टर को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन बताया गया कि उस वक्त वहां वो मौजूद नहीं थी। बताया गया कि इसके बाद वो उस दूसरी डॉक्टर के पास अपनी मरीज को दिखाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने उस दूसरी डॉक्टर पर ना देखने का आरोप लगा दिया और इस पर वो दूसरी डॉक्टर भड़क गई। वो उनकी ना देखने की बात से इनकार करती रही। उधर बिहार के सुपौल में पुलिस ने 3 करोड़ का गांजा जब्त कर लिया। बिहार के सुपौल पुलिस ने बलुआ बाजार नहर के पास एक गाड़ी से 3 करोड़ 43 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। हालांकि नशे के तस्कर पुलिस की छापेमारी के दौरान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 1718 किलो गांजा भरा हुआ था, जिसे 46 बोरों में पैक किया गया था। बिहार के गोपालगंज में किशोर न्याय बोर्ड ने सुधार की दिशा में एक मिसाल पेश की। शराब तस्करी के आरोप में दोषी पाए गए एक लड़के को 30 पेड़ लगाने की सजा सुनाई गई। न्याय बोर्ड ने दोषी पाए गए लड़के को उन पेड़ों की 30 दिन तक देखभाल करने का आदेश भी दिया। 2022 में उस लड़के को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जंगल से आए हाथियों ने एक गांव में उत्पात मचा दिया। हाथियों के झुंड ने वहां कई मकानों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। हालांकि बाद में गांव वालों ने मिलकर हाथियों को दोबारा जंगल में खदेड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खेत से एक व्यक्ति और उनकी पत्नी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहां गांव के लोगों ने उनकी हत्या के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब वहां के एक स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगा कि उन्होंने बच्चों को तिलक लगाकर आने और कलावा बांधने से रोक दिया। इसका पता चलने के बाद बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क गए। स्कूल के बाहर पहुंचकर उन लोगों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया गया कि जब स्कूल के कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो प्रदर्शन कर रहे लोग उनसे भिड़ गए। इसका पता चलने के बाद तुरंत पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और पुलिस स्कूल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोकने में जुट गई, लेकिन इसके बाद भी वो लोग स्कूल में घुसने की जिद पर अड़े रहे। स्कूल के गेट पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर पुलिस से बहस करते नजर आए। उनके बीच धक्का मुक्की तक हुई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्कूल में घुसने नहीं दिया। इसके बाद विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। वहां हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि आरोप लगाया गया कि बैतूल के लिटिल फ्लावर नाम के स्कूल में बच्चों को तिलक और कलावा बांधकर आने पर रोक दिया गया। इसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ लोग स्कूल के अंदर घुस गए, जिन्हें रोकने के लिए स्कूल के कर्मचारी दरवाजा बंद करते नजर आए। इसके बाद प्रदर्शनकारी स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने की जिद पर अड़ गए। प्रिंसिपल मैडम को अपने बच्चों का फिक्र है ना, अपने स्कूल का फिक्र है ना, प्रशासन उनके साथ पूरी प्रशासन परेशान, स्कूल परेशान, पेरेंट्स परेशान, लेकिन वो अपनी सीट से हल ही नहीं है। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। बाद में स्कूल की प्रिंसिपल ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्होंने स्कूल में छात्रों को तिलक लगाकर आने और कलावा बांधने पर रोक लगाने वाली बात से इनकार कर दिया। उधर हरियाणा की यमुनानगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान भीम नाम के बदमाश को मार गिराने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक भीम नोनी राणा गैंग से जुड़ा था और उस पर 20,000 रुपए का इनाम था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले भीम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर यमुनानगर के 2 कारोबारियों के घर पर फायरिंग की थी और उनसे 5 करोड़ रुपयों की डिमांड की थी।
उसी मामले में हरियाणा पुलिस को भीम की तलाश थी। पुलिस की कई टीमें यमुनानगर और उसके आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने में जुटी थी और इसी दौरान पुलिस को भीम के यमुनानगर के रटोली खेड़ा रोड पर होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस की कई टीमों ने मिलकर उसे घेर लिया। पुलिस के मुताबिक अपने आप को घिरा पाकर भीम ने वहां से भागने की कोशिश की और उसी दौरान उसने जवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला और उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस ने भीम को घेरकर कई गोलियां दागी, जिसमें वो मारा गया। पुलिस के मुताबिक भीम नोनी राणा नाम के गैंग से जुड़ा था। जांच में पता चला कि मुठभेड़ में मारा गया भीम उत्तर प्रदेश के अयोध्या का रहने वाला था और वो यमुनानगर के आजाद नगर में रह रहा था। भीम पर हत्या, लूट और फिरौती समेत कई केस दर्ज थे। उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 14 जुलाई को भीम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर यमुनानगर के 2 कारोबारियों के घरों पर फायरिंग की थी और उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। मुठभेड़ के बाद घटना वाली जगह से पुलिस को हथियार, गोलियां और एक बाइक बरामद करने का दावा किया। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक स्कूल की दीवार अचानक गिर गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक स्कूल की दीवार गिरने से दहशत मच गई। इस घटना के लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल के कई क्लासरूम में भी दरारें पड़ गईं। इसकी वजह से उनमें पढ़ने वाले छात्रों की जान पर खतरा मंडराना शुरू हो गया। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले किनसरिया टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस के थप्पड़ मारने पर हंगामा हो गया। घटना तब हुई जब पास के गांव में लोगों को टोल प्लाजा से मुफ्त में आने जाने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान वहां सादे कपड़ों में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गई। उस बच्चे को रोता देख वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उस बच्चे को मातृ छाया नाम की एक संस्था की देखरेख में भेज दिया और उसकी मां की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोबाइल फोन का रिचार्ज न कराने पर पति से नाराज एक महिला ने जान देने के लिए नहर में छलांग लगा दी। चौंका देने वाला मामला जवां थाना क्षेत्र का रहा। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीमों ने नहर में खोजबीन की, लेकिन महिला का पता नहीं चल सका। फोन रिचार्ज कराना है, इसने फोन वो रिचार्ज नहीं करा पाया किसी कारण, यही सुनवाई में आई हमारी। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में रक्षाबंधन के मौके पर मायके आई एक महिला और उनके भाई की करंट लगने से मौत हो गई। उनके पिता घायल हो गए। बताया गया कि बिजली के खंभे से लटका एक तार महिला के घर में लगी लोहे की सीढ़ी पर गिरा था, इसीलिए उसमें करंट उतर गया। सबसे पहले महिला का भाई करंट की चपेट में आया और उसे बचाते वक्त महिला भी बुरी तरह झुलस गई। इधर केंद्र सरकार ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए 25% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी पर संसद में जवाब दिया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखने के साथ टैरिफ की समीक्षा करने में जुटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। मतलब ये कि अमेरिका भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, जिससे अमेरिका में भारत का सामान महंगा हो जाएगा। और तो और अमेरिका ने रूस के साथ कारोबार करने की वजह से भारत पर टैरिफ के अलावा पेनाल्टी लगाने की घोषणा भी की। इसी मुद्दे पर भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के टैरिफ लगाने पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार अमेरिका के लगाए गए टैरिफ की समीक्षा और इससे होने वाले असर के आकलन में जुटी है। इस दौरान पीयूष गोयल ने संसद को जानकारी दी कि आने वाले वक्त में सरकार विकसित भारत के अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके तेजी से बढ़ती रहेगी। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। लोकसभा में पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए 4 दौर की बैठक हो चुकी है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि समझौते के तहत 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि भारत अमेरिका पर कोई जवाबी टैरिफ नहीं लगाएगा। उधर पंजाब के अमृतसर में पेट्रोल से भरे एक टैंकर का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक टायर फटने से वो टैंकर बेकाबू हो गया और डिवाइडर को क्रॉस कर सड़क के दूसरी तरफ आ गया। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी वहां पर आई और उस टैंकर ने उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और इसके बाद वो गाड़ी उस टैंकर और सड़क किनारे लगी रेलिंग के बीच फंस गई। वो गाड़ी आधी उस रेलिंग पर लटकी दिखाई दी। उस गाड़ी और टैंकर से आग की लपटें उठती नजर आईं। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच गई। इसके बाद आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार की गई। इस घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उस गाड़ी में 2 लोग सवार थे।
आग लगने की वजह से वो दोनों झुलस गए और उनकी वहीं मौत हो गई। इसके अलावा टक्कर लगने के बाद उस टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल से भरे उस टैंकर का अचानक टायर फट गया, जिसके बाद वो बेकाबू हो गया। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਰੀਜਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਆ। टक्कर लगते ही उस गाड़ी और टैंकर दोनों में आग लग गई और क्योंकि उस टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ था, आग ने थोड़ी ही देर में भयानक रूप ले लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को ढूंढना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त बवाल मच गया जब कुछ लोगों ने एक पार्क में लगा डॉक्टर अंबेडकर कल्याण समिति का बोर्ड तोड़ दिया। बताया गया कि पार्क के उस बोर्ड के उखड़ने की जानकारी जैसे ही फैली, दलित समुदाय के लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए। इसके बाद तो उन्होंने वहां ऐसा हंगामा मचाया कि संभाले नहीं समझा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कल्याण समिति का बोर्ड उखाड़े जाने से आग बबूला दलित समुदाय के वो लोग सड़कों पर जमा हो गए। उन्होंने हाथों में नीले झंडे लेकर सड़क जाम कर दी। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि ऊंची जाति के लोगों ने उस बोर्ड को जानबूझकर उखाड़ा। हाई कास्ट के लोगों ने वो बोर्ड को तोड़कर जन कहाँ ले गए उसका कोई पता नहीं है, इसलिए हमारी जो गाँव की जनता है वो बहुत आक्रोशित है। इस दौरान कुछ लोग तो इतने भड़क गए कि उन्होंने पास खड़ी खुदाई करने वाली एक मशीन में तोड़फोड़ कर दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें शक था कि वो बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम के उस बोर्ड को उसी मशीन से तोड़ा गया होगा। में ट्रैक्टर फंस गया, उसको लेकर आई है, इनको दिख रहा है यही मशीन है, यही आती है उखाड़ने के लिए। जब हंगामा काबू से बाहर हो गया तो वहाँ पुलिस के कई अधिकारी और जवान पहुँच गए। उन्होंने धरने पर बैठे दलित समुदाय के उन लोगों को वहाँ से हटाने में अपनी पूरी जान झोंक दी। लेकिन वो लोग इस बात पर अड़ गए कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो शांत नहीं होंगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उधर हरियाणा के हांसी में एक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे ही सीएम फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची, वहां मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों की हालत खराब हो गई। ये टीम वहां जांच के लिए पहुंची। फ्लाइंग स्क्वाड ने दावा किया कि जांच के दौरान हांसी के सिसाए गांव में मौजूद उस स्वास्थ्य केंद्र में कई गड़बड़ियां पाई गई। गांव के लोगों ने शिकायत कर दी कि वहां अक्सर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। इसके अलावा जो डॉक्टर रहते हैं वो भी मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। इन सब शिकायतों के बाद फ्लाइंग स्क्वाड ने अचानक वहां दबिश दी और जैसे ही हांसी के सिसाए में मौजूद एक स्वास्थ्य केंद्र में जांच टीम के अधिकारी घुसे, वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। फ्लाइंग स्क्वाड के लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के एक कमरे की तलाशी ली, वहां मौजूद मरीजों से बात की। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में कई गड़बड़ियां पाए जाने का दावा करते हुए वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से सवाल जवाब भी किए। लोगों ने पेंसिल से लगा रखी है पूरे बिल की फोटो है मेरे पास। जांच टीम के मुताबिक जब वो सिसाई के उस स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो कई कर्मचारी वहां से गायब थे, जिनके खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दे दिए गए। हमें 5 कर्मचारी गैर हाजिर मिले और जो अनियमितताएं मिली थी उसका हमने रिटर्न रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारियों को भेज दी है। फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई, जिसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हाईवे पर कुछ बदमाशों ने एक आदमी के सामने उनकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोप लगाया गया कि बदमाशों ने उनके सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना तब हुई जब ओम शरण नाम के वो व्यक्ति अपनी पत्नी अमरवती के साथ देर रात पूर्णागिरी माता के दर्शन करके बाइक से लौट रहे थे। दावा किया गया कि उसी दौरान हाईवे पर कुछ बदमाशों ने हथियार दिखाकर उन्हें रोक दिया और उनके साथ लूटपाट करने में जुट गए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने ओम शरण की पत्नी अमरवती से गहने मांगे और जब उन्होंने मना किया तो वो आग बबूला हो गए। इसके बाद गुस्साए बदमाशों ने धारदार हथियार से उनके सिर और चेहरे पर वार कर दिया। अमरवती खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। विरोध करने पर बदमाशों ने ओम शरण की पिटाई कर दी। बाद में सभी बदमाश लूटपाट करके वहां से भाग निकले। तो 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने जो पैदल आए थे उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी के कुंडल व मंगलसूत्र छीनकर चले गए। हमले में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। घटना बरेली वजीरगंज हाईवे पर हुई। पुलिस के मुताबिक बदायूं के रहने वाले ओम शरण पत्नी अमरवती के साथ पूर्णागिरी माता के दर्शन के लिए गए थे। दावा किया गया कि घर लौटने के दौरान बरेली के आंवला इलाके में बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली। बाइक रुकवाई थी इनकी, फिर इनकी बाइक की चाबी निकाल ली, मतलब बंद कर दी। फिर इनको पकड़ लिया, दीदी को भी उतार लिया पीछे से। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने अमरवती के साथ मारपीट की और उसी में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लूट का सामान बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि बदमाशों का मकसद लूटपाट करना नहीं बल्कि हत्या करना था। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बना दी ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।
इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 50 स्कूली बच्चों की जान आफत में पड़ गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर बिजली के एक खंभे से टकरा गई। उस स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे सवार थे। गनीमत ये रही कि उन बच्चों की जान बच गई। बताया गया कि उस बस के ड्राइवर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पंजाब की मोहाली में पुलिस ने पिस्तौल लहराने के आरोप में पंजाबी गायक गिल माणूके को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक जिम में पिस्तौल दिखाकर हंगामा किया। केरल के मुल्ला पेरियर बांध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को अहम निर्देश दिए। बांध की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने फैसला लेने की समय सीमा भी तय कर दी। कोर्ट ने बांध को मजबूत करने के लिए जरूरी पेड़ों की कटाई को लेकर 4 हफ्ते के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि पवित्र अमरनाथ गुफा में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। 38 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में एक परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मियों की जमकर तारीफ की गई। हुआ ये कि वहां एक स्कूल में सरकारी टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा TET कराई गई। परीक्षा देने के लिए दूर दूर से अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एंट्री के लिए लगने वाले फोटो लाना भूल गए। ऐसे में उन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर ही रोक दिया गया। इसके बाद तो उन अभ्यर्थियों के हाथ और परीक्षा वो इधर उधर भटकते और परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों के आगे मिन्नतें करते दिखाई दिए। उन्हें लगा कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद भी वो पेपर नहीं दे पाएंगे। हालांकि मुश्किल में पड़े अभ्यर्थियों की पुलिस वालों ने मदद की। पुलिसकर्मी उन अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ी से ले गए, उनकी फोटो निकलवाने के लिए गए और परीक्षा शुरू होने से पहले ही उन अभ्यर्थियों की एंट्री करवा दी। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 8 इलाके का है। वहां विवेकानंद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नाम के स्कूल में सरकारी टीचरों की भर्ती से पहले होने वाली प्रवेश परीक्षा कराई गई। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे के बाद अभ्यर्थियों के जाने पर रोक थी। 9 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे जब कई अभ्यर्थी गेट के पास परेशान खड़े नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो परीक्षा केंद्र के बाहर जांच के लिए जरूरी अपनी फोटो लाना भूल गए। उनके पास न तो वक्त था और न ही कोई अपना जो तुरंत फोटो निकलवा कर ला सके। इसी बीच वहां तैनात सेक्टर 8 थाने के SHO की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी निकलवाई और अभ्यर्थियों की फोटो बनवाने निकल पड़े। मार्केट से उनके फोटो बनवा के और वो टेस्ट करवा के उन बच्चों को एंट्री कराई गई। पुलिस की मदद से परीक्षा देने में सफल रहे अभ्यर्थियों ने उसकी जमकर तारीफ की। पुलिस वाले ने मेरा मदद किया, इसलिए मैं पेपर दे पाई, नहीं तो नहीं दे पाती। बारिश की वजह से कुछ अभ्यर्थी उस परीक्षा केंद्र पर थोड़ी देर से भी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की सहायता से उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत मिल गई। उधर यूरोप के देश रोमानिया में भीषण बाढ़ के बाद सैकड़ों मकान खाली करवा लिए गए। रोमानिया के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में कोहराम मच गया। बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के मकान भी तहस नहस हो गए। भीषण बाढ़ की वजह से रोमानिया के सुचावा नाम के शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। वहां बाढ़ के बाद कई मकान पानी में धंस गए। मकान की दीवारों में दरार आ गई और उनमें रहना मुश्किल हो गया। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में बहती नजर आईं। कई गाड़ियों के तो नामो निशान ही मिट गए। बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई रास्तों का संपर्क टूट गया। बिजली के खंभे भी टूटे दिखाई दिए। चारों तरफ पानी का कब्जा नजर आया। हालांकि इस बीच राहत बचाव दल के सदस्य लोगों की मदद करते दिखे। उन्होंने भीषण तबाही के बाद सैकड़ों लोगों के मकान खाली करवाए और उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए। कई इलाकों में तो सड़क की मिट्टी धंसकर नदी में मिल गई, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। लोगों के मकानों में पानी घुसने के बाद कीचड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर अमेरिका में एक बायोफ्यूल प्लांट में धमाके से हाहाकार मच गया। अमेरिका के नेब्रास्का में एक बायोफ्यूल प्लांट में धमाका हो गया। दर्दनाक हादसे में 2 नाबालिग लड़कियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भीषण धमाके के बाद प्लांट में आग लग गई। बताया गया कि दोनों बच्चियां अपने पिता का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त प्लांट में धमाका हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। भारत के अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की 1-1 कंपनी शामिल है। बिहार की राजधानी पटना में 2 बच्चों को जिंदा जलाए जाने का खौफ से भर देने वाला मामला सामने आया। वो बच्चे सगे भाई बहन थे। घटना जानीपुर थाना क्षेत्र में हुई। आरोप लगा कि कुछ हमलावर बच्चों के घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक वो लड़के खेल खेल में ट्रेनों पर पत्थर फेंककर शीशे तोड़ा करते थे, जिसकी शिकायत मिलने पर उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके परिजनों को बुलाकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर चोरी के इरादे से घुसे एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। वो साड़ी के ऊपर रेनकोट पहनकर पहुंचा ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, क्योंकि बताया गया कि आरोपी उसी सोसाइटी में पीने का पानी पहुंचाने का काम करता था। आरोपी वहां एक महिला डॉक्टर के फ्लैट में घुसा। उसे देखते ही डॉक्टर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनते ही आसपास के लोग दौड़ पड़े। वो डॉक्टर के फ्लैट के बाहर जमा हो गए, लेकिन इसी बीच आरोपी ने डॉक्टर पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया और इसके बाद वहां से भागने लग गया। आरोपी ने फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़े लोगों को जोरदार धक्का मारा और वहां से निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। चौंका देने वाला मामला जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में मौजूद श्री कृष्ण परिसर नाम की हाउसिंग सोसाइटी का रहा। जिस डॉक्टर के फ्लैट में चोरी की कोशिश की गई, उनका नाम नीलम बताया गया। वो अपने घर पर अकेली थी। उसी वक्त साड़ी के ऊपर रेनकोट पहने आरोपी ने दस्तक दी। उसने दरवाजे को खटखटाया और उसके खुलते ही डॉक्टर पर टूट पड़ा। धारदार हथियार से हमला होते ही डॉक्टर ने चीखना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर उनके पड़ोसी पहुंच गए। उन्होंने अंदर से बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। इसी बीच अचानक आरोपी ने खुद ही दरवाजा खोला और दौड़ पड़ा। जो जांच में सामने आया है कि चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन पकड़ा गया तो इसलिए इसने उन पर हमला किया है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उस सोसाइटी में पीने का पानी पहुँचाने का काम किया करता था। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस ने एक महिला बुजुर्ग को सड़क के किनारे फेंकने वालों को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। कुछ दिन पहले बीमार बुजुर्ग के जानने वाले उन्हें सड़क के किनारे छोड़कर चले गए थे। बाद में कुछ लोगों ने बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने बुजुर्ग को वहां छोड़ने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी थी। कई दिनों तक चली पड़ताल के बाद पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान कर ली। बताया गया कि वो अयोध्या के पड़ोसी जिले गोंडा की रहने वाली थी। महिला की पहचान होते ही पुलिस उनके घर तक पहुंच गई, क्योंकि उनके जानने वालों ने उन्हें सड़क के किनारे किसी बेजान सामान की तरह छोड़ दिया था। वो रात के वक्त बीमार बुजुर्ग को चादर में लपेट कर लाए थे और उन्हें एक मकान के सामने लिटाकर चले गए थे। बाद में कुछ लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। हैरान कर देने वाले इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने महिला की मौत के 5वें दिन उनकी पहचान कर ली। इनका नाम भगवती है, वाइफ ऑफ ब्रिजपाल, जो कि थाना नवाबगंज गोंडा की रहने वाली है। इस दौरान उन लोगों को पकड़ लिया गया जिन पर बीमार बुजुर्ग को सड़क किनारे छोड़ने के आरोप लगे। में संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ऑयल डील कर ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल क्षेत्र में एक बड़े समझौते का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समझौते के बारे में जानकारी दी। इसके तहत अमेरिका पाकिस्तान में तेल भंडारों का विकास करेगा। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिलने का दावा किया गया था। फ्रांस और ब्रिटेन की तरह कनाडा ने भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की। फिलिस्तीन को मान्यता देने के कनाडा के फैसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। ट्रंप ने कनाडा के इस फैसले को अमेरिका और कनाडा की ट्रेड डील के लिए खतरा बताया। कनाडा से पहले फ्रांस और ब्रिटेन भी फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का ऐलान कर चुके हैं। इन देशों के इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटके के तौर पर देखा गया।